नमस्कार बच्चों। आज हम अपने पहले चैप्टर पादपों में पोषण इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। प्रश्न का अर्थ है कि जो जीव हैं वो भोजन करते हैं, तो भोजन की उनको क्यों आवश्यकता होती है। जैसे जीवों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें अपने शरीर के रख रखाव के लिए अपने भोजन की आवश्यकता होती है, और यहाँ तक कि जो जीव काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भी उन्हें भोजन करना पड़ता है। तो इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या बनेगा, जीवों को अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। और दूसरा, जीव खाद्य से कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि परजीवी क्या होते हैं और मृतजीवी क्या होते हैं। आप लोगों ने अपने आसपास या कहीं खेतों में या कहीं सड़क के किनारे किसी पेड़ पौधे के ऊपर, बड़े सारे पौधे के ऊपर एक पीला सा जाल बिछा हुआ देखा होगा। ये पीले से धागे होते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे ये पूरा का पूरा पेड़ जो है पीले धागों से कवर हो गया है। तो ये जो पीले धागे हैं ये क्या है, ये अमर बेल होती है। अब इसमें क्लोरोफिल नहीं है, हरे रंग की नहीं है ये, तो क्लोरोफिल ना होने के कारण ये अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर सकती। तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है, ये अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करती है जिस पौधे के ऊपर ये चढ़ी होती है, अवरोहित होती है। तो ये अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करती है। अब प्राप्त कैसे करती है, सिर्फ चढ़ जाने से उसको भोजन मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें आप देखो कि ये जो बेल है ये पौधे के आसपास लिपटी हुई है, और इसको यहाँ पे ये देखो, ये छोटे छोटे धागे से ऐसे हैं जो इसने पत्ते के अंदर घुसेड़े हुए हैं, क्योंकि पत्ते में भोजन बनता है। तो इसने अपने छोटे छोटे जो धागे से हैं, जो इसकी एक तरह से जड़ों का काम करते हैं, तो ये इन धागों को पत्ते के अंदर या हरी टहनी के अंदर घुसेड़ देती है। अंदर चले जाकर ये धागे जो हैं ये उस पौधे के द्वारा बनाया गया भोजन, उसको ये सोखना शुरू कर देते हैं, चूसना शुरू कर देती है। तो इस तरह से जो अमर बेल है, भले ही इसमें क्लोरोफिल नहीं है और ये अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर सकती है, लेकिन फिर भी ये जिस पौधे के ऊपर चढ़ी होती है, अवरोहित होती है, उसमें से अपना भोजन चूस लेती है। उसी तरह से अब यहाँ पे मृतजीवी ये तो हो गया परजीवी। क्यों? क्योंकि ये किसी सजीव पौधे से रेडीमेड भोजन, तैयार भोजन अपने आप प्राप्त कर लेती है, तो ये हो गई परजीवी। और जिस पौधे के ऊपर ये चढ़ी होती है वो होता है परपोषी। अब कहने का मतलब, अगर मैं इस पौधे की बात करूं तो ये जो पौधा है ये बनेगा परपोषी। ये क्या बनेगा? परपोषी बनेगा। और ये जो बेल है, ये अमर बेल, ये हमारी बनेगी परजीवी। ये क्या बनेगी? परजीवी बनेगी। तो इस तरह से एक तो ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं मृतजीवी पर। अब मृतजीवी को समझने के लिए ये देखिए, उसके लिए भी हम एक उदाहरण देखते हैं। आपने मशरूम तो देखी होगी, खाई भी होगी, और लेकिन आप ये भी देखो कि ये मशरूम कब होती है, जब बरसात के दिनों में जहाँ पे कचरा वगैरह फेंकते हैं लोग वहाँ पे, या उन जगहों पे जहाँ पे घने पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियाँ या टहनियाँ गिरी रहती हैं, उन जगहों पे ये बरसात के दिनों में उग जाती है। तो इसका मतलब ये भी हरे रंग की तो है नहीं, तो इसमें भी क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल ना होने के कारण ये भी अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर पाती। लेकिन ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर रही है? मृत एवं अपघटित चीज़ों से। जो चीज़ें जो हैं मृत हो चुकी हैं या अपघटित हो रही हैं वस्तुएं, वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो ये क्या हो गया कि जो जीव
मृत जीवों से या अपघटित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। तो प्रश्न तो समझ में आ गया, अब इसकी वर्डिंग क्या बनेगी ये भी देख लेते हैं। परजीवी ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार कर पाते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वे अपना भोजन दूसरे पादपों से प्राप्त करते हैं और इस तरह के पादप को परजीवी कहते हैं। इसके अलावा अब मृत जीवी के लिए देखिए, कुछ जीवों की पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। यह मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलयन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है तथा इस तरह के जीव मृतजीवी कहलाते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न कि परजीवी और मृतजीवी में क्या अंतर है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो मंड है वो क्या है। देखिए, जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं और भोजन तैयार करके वो अपने अंदर भोजन का किस रूप में संग्रहण करते हैं, वो बचाते कैसे हैं, जमा कैसे करते हैं अपने भोजन को, तो जिस रूप में अपने भोजन बनाए हुए भोजन को संग्रहित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। और इसके उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? हम एक हरी पत्ती लेते हैं और उस हरी पत्ती को सबसे पहले पानी में उबालते हैं। अब जो उबली हुई पत्ती है उसको हम एक परख नली में डालते हैं और परख नली में अच्छी पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालते हैं। इतना स्पिरिट डाल देते हैं ताकि वो पत्ती जो है वो स्पिरिट में डूब जाए। अब परख नली, ये देखिए कि यहाँ पे ये परख नली है, इस परख नली में मैंने इस पत्ती को डाला है और पत्ती जो परख नली है उसमें स्पिरिट डाला है। अब उस स्पिरिट वाली जो परख नली है उसको इस बीकर में गर्म कर रहे हैं। ये इस बीकर में क्या है? इस बीकर में पानी है लेकिन परख नली में स्पिरिट है। अब इसके बाद जब हमने इस परख नली में जो पत्ती है उसको स्पिरिट की मौजूदगी में स्पिरिट में गर्म किया है, उबाला है, तब इसका हरा रंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। हरा रंग ख़त्म होने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, इस पत्ती को, और फिर उसके बाद इस पत्ती के ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं। और अगर आयोडीन की बूंदें डालने के बाद पत्ती का रंग बैंगनी हो जाए तो इसका मतलब पत्ती में मंड उपस्थित है। और अगर ये आयोडीन की बूंदें डालने पर पत्ती का रंग बैंगनी नहीं होता तो इसका मतलब मंड की उपस्थिति नहीं है। अब इसको थोड़ा सा वर्डिंग में भी हम देख लें। एक हरी पत्ती लेवें, उसे पानी में उबालें, अब उस पत्ती को एक परख नली में डालें, परख नली में पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालें। अब उस पत्ती को पानी से भरे बीकर में गर्म करें। आप देखेंगे कि पत्ती का हरा रंग पूरी तरह से निकल चुका है। अब उस पत्ती को सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से अच्छी तरह धोएं। इस पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। आप देखेंगे कि पत्ती का रंग बैंगनी रंग का हो चुका है, जो ये दर्शाता है कि पत्ती में मंड है। अब हम आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कहने का मतलब कि जो हरे पादप हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो भोजन बनाने का जो तरीका है उनका क्या है, किस तरीके से, किस विधि से वो अपना भोजन तैयार करते हैं। तो हमें ये तो पता है कि जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो पहली लाइन तो हमारी यही आ जाएगी कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। अब कैसे करते हैं कि जो हरे पादप हैं उनमें हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश
में से जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों को मिला के वो अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यहाँ पे पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषित करते हैं। अब यहाँ तक पर ये तो हमें पता चल गया कि क्लोरोफिल काम करता है, किसकी प्रेजेंस में करता है, किसकी मौजूदगी में करता है, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में करता है। कौन सी दो चीज़ों से मिलकर भोजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलकर ये भोजन तैयार होता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो हरे पौधे जो होते हैं वो बाहर छोड़ते हैं। अब क्योंकि ये जो काम है, ये सारा संश्लेषण जो है भोजन का, ये सूर्य के प्रकाश में होता है, इसीलिए हम इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि खाद्य संरक्षण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण का नाम दिया जाता है। तो ये था कि हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम को संक्षिप्त विवृत कीजिए, ये उसका उत्तर। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। अब सबसे पहले हम शाकाहारी जंतुओं पर आते हैं। शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं, कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? वे अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब शाकाहारी जंतु पादप खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शाकाहारी जंतुओं को कौन खाते हैं? मांसाहारी जंतु। अब इस पूरे प्रक्रम में शाकाहारी जंतुओं ने अपना भोजन कहाँ से प्राप्त किया? पादपों से। मांसाहारी जंतुओं ने भोजन कहाँ से प्राप्त किया? शाकाहारी जंतुओं से। तो अगर हम देखें कि प्रत्यक्ष ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो मांसाहारी जंतु भी पादपों पे डिपेंड किए, क्योंकि शाकाहारी जंतुओं का, अब ये देखो कि जो शाकाहारी जंतु हैं उन्होंने तो पादपों से भोजन लिया, लेकिन मांसाहारी जंतुओं ने शाकाहारी जंतुओं से लिया। तो इनडायरेक्ट वे में जो मांसाहारी है उन्होंने अपना भोजन पादपों से ही तो प्राप्त किया, प्रत्यक्ष ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि अगर पादप नहीं होंगे तो शाकाहारी जंतु नहीं हो पाएंगे, और शाकाहारी जंतु नहीं होंगे तो मांसाहारी जंतु भी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इसका अर्थ ये हुआ कि मांसाहारी जंतु भले ही शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, लेकिन शाकाहारी जंतु क्योंकि पादपों पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए जो मांसाहारी जंतु हैं उनके भी भोजन का मेन स्रोत क्या हुआ? पादप ही हुए। तो इस वजह से हमारा जो अगला है उत्तर में भी ये हम यही लिखेंगे। इस प्रवाह चित्र से स्पष्ट है कि शाकाहारी जंतु पादप खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मांसाहारी जंतु प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से भी अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो ये था हमारा 5वां प्रश्न। अब हम आते हैं अपने छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो सेंटेंस है वो हमारे पास क्या है? क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वयंपोषी कहते हैं। जो हरे रंग में है, ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो एक फिल इन द ब्लैंक है, वो ब्लैंक थी, वो उसको हमने फिल किया है, वो रिक्त स्थान था जिसकी पूर्ति हमने की है। तो अगला सेंटेंस हमारे पास क्या आता है? पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में किया जाता है? मंड के रूप में किया जाता है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला जो है, निम्न कथनों में से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। तो पहला जो है वो क्या है कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन है? पीत मतलब पीला, दुर्बल मतलब जो अपने आप खड़ा ना रह सके।
पीले रंग के धागे जैसा तना जो है वो किस परजीवी पादप का है। और आज इसी चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में ही परजीवी पादप के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने उदाहरण कौन सी ली थी, अमरबेल। तो ये पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन है, अमरबेल है। इसके बाद हमारा अगला आता है कि एक पादप जिसमें स्वयं पोषण भी हो एवं विश्व पोषण भी हो, दोनों प्रणालियां हो, विषम भी हो और समय पोषण भी हो, ये दोनों प्रणालियां पाई जाती हों, ऐसा कौन सा पादप है। अब समय पोषण तो ये हुआ कि वो अपना भोजन खुद तैयार करता है, और विषम पोषण ये हुआ कि वो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए एक सबसे अच्छी उदाहरण है घटपर्णी। घटपर्णी क्या होता है, इसके पत्ते तो हरे होते हैं लेकिन इसके पत्ते एक घड़ेनुमा स्ट्रक्चर में भी रूपांतरित होते हैं। उसमें क्या होता है, एक रस होता है जिसमें अगर कोई कीड़ा गिर जाता है, तो ये कीट भक्षी पादप हैं, कोई कीड़ा गिर जाए या छोटा सा मेंढक गिर जाए या छोटा सा चूहा गिर जाए, तो ये उसको उस जो इनके घड़े में सॉल्यूशन होता है उसके द्वारा उसको वो पचा लेते हैं और ये अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं यहाँ से। तो इसलिए अगर ये हरे हैं तो ये अपना भोजन खुद भी तैयार करते हैं, और क्योंकि ये कीटों को भी पकड़कर पचा लेते हैं, या छोटे छोटे जो जंतु होते हैं जैसे मेंढक वगैरह हो गए छोटे साइज़ के, तो उनको भी ये अपने रस द्वारा पचा लेते हैं, इसलिए इनमें स्वयं पोषण भी मिलता है और विषम पोषण भी मिलता है। इसके बाद अगला है, जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उनको हम क्या कहते हैं, रंध्र। तो रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें से गैसों का आदान प्रदान होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आता है, सही उत्तर पर चिन्ह का निशान लगाना है हमने। तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या आता है, अमरबेल उदाहरण है किसी, अमरबेल किसकी उदाहरण है। अब यहाँ से आप बताना, स्वयंपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। तो हमने उदाहरण में भी पढ़ा था, प्रश्न में भी पढ़ा था, और पीछे जो आपको शब्द बताने थे, पारिभाषिक शब्द बताने थे, उसमें भी पढ़ा था कि जो अमरबेल है वो किसका उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है। तो अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्या कहता है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, क्या नाम है, अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब। तो अभी हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था, घटपर्णी। घटपर्णी वो पादप है जो स्वयंपोषी भी है, विषमपोषी भी है, क्योंकि इसका जो पत्ता होता है वो एक घड़े में रूपांतरित होता है और उस घड़े में रस भरा होता है, जिस वजह से वो जो कीट इसके अंदर गिर जाते हैं या कोई छोटा मोटा और कोई जानवर गिर जाता है तो वो उसको अपने उस रस की मदद से पचा लेते हैं। तो इसका मतलब ये कीटों को पकड़ता है और उन्हें पचा लेता है, इसीलिए हम इसको कीट भक्षी पादप भी बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगला है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अब पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो उसके ऑप्शन आपके क्या दिए हुए हैं, मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं या पंखुड़ियाँ। तो हमारा उत्तर स्पष्ट है, रंध्र। रंध्र की मदद से ही, अभी हमने पीछे भी अभी पढ़ा है कि रंध्र की मदद से ही पत्तियों में से गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वायुमंडल से मुख्यतः किस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो किससे प्राप्त करते हैं, जड़, तना, पुष्प या पत्तियां। तो किस द्वारा प्राप्त करते हैं, पत्तियों के द्वारा, क्योंकि जो रंध्र हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, पत्तियों पे मौजूद होते हैं। तो पत्तियों से ही ये प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या अगर ऑक्सीजन छोड़ दिए तो भी पत्तियों के थ्रू ही छोड़ेंगे। अब अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो पहला कथन हमारे पास क्या है,
प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अब हमने सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण वाला या जो प्रश्न पढ़ा था, जिसमें हमने ये बताना था कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए ये कथन जो है वो असत्य है। इसके बाद है ऐसे पादप जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। तो जो खुद संश्लेषित करते हैं वो तो समयपोषी हो गए। मृतजीवी तो जो मृत जीवों से या विघटनकारी जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी तो उन्हें कहते हैं। जो खुद संश्लेषित करते हैं उन्हें हम समयपोषी कहते हैं। तो इस हिसाब से ये कथन भी क्या हुआ, असत्य हुआ। अब इसके बाद अगला है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन बनता है, हमने अभी क्या पढ़ा था, पीछे गतिविधि भी की थी, मंड के रूप में होता है वो। तो इसलिए जो यह कथन है वो सत्य है, प्रोटीन नहीं होता, वो मंड होता है जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसका बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि जो पत्तियाँ हैं उनमें हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल का पहला काम क्या होता है, सौर ऊर्जा का संग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से भोजन बनाना। तो इसका मतलब सौर ऊर्जा को ही तो रासायनिक ऊर्जा में बदला गया है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ये कथन क्या है, सत्य है। अब इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न आता है कि कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करें। अब देखते हैं कि कॉलम ए और कॉलम बी के नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। पहला आता है, कॉलम ए के नीचे है क्लोरोफिल और कॉलम बी के नीचे है जीवाणु। ये पढ़ते भी जाना, थोड़ा माइंड में रखते जाना वर्ड्स को। फिर आगे है नाइट्रोजन और परपोषित। फिर उसके बाद है अमरबेल, घटपर्णी। फिर उसके बाद है जंतु, पत्ती। फिर उसके बाद है कीटभक्षी, परजीवी। अब सबसे पहले तो क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल क्या होता है, ये एक हरा वर्णक होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की हम कॉम्बिनेशन किसके साथ करेंगे, पत्ती के साथ करेंगे। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का किसके साथ करेंगे, जीवाणु के साथ करेंगे। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो हवा में मौजूद तो होती है, लेकिन पौधे उस नाइट्रोजन को सीधे तौर पर प्रयोग में नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन को पौधों के लिए प्रयोग में लाने के लिए कौन हमारे सहायक होता है, पौधों के लिए जीवाणु सहायक होते हैं। जो जीवाणु होते हैं वही हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है उसको पौधों को अवेलेबल करवाते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन को हमने किसके साथ जोड़ा है, जीवाणु के साथ। अब आते हैं अगला अमरबेल, और अमरबेल क्या है, ये एक परजीवी है क्योंकि ये दूसरे पौधों से बना बनाया भोजन प्राप्त करती है। फिर जंतु क्या है, क्योंकि जंतु अपना खुद का भोजन तो तैयार नहीं कर सकते, तो ये समयपोषी तो हुए नहीं, तो ये कौन से हैं, परपोषित। फिर आता है कीटभक्षी। तो कीटभक्षी पादप की उदाहरण क्या है, घटपर्णी। घटपर्णी को जो है, घट मतलब घड़ा, पर्णी मतलब पत्ता। जो पत्ता है वो घड़े की शक्ल में रूपांतरित होता है जिसमें एक रस भरा होता है, और उस रस में अगर कोई कीट गिर जाता है तो वो जो पौधा है वो उस कीट को पचा लेता है और उसकी जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन की कमी अपनी खुद की पूरी करता है। तो यहाँ तक हमारा था इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न। तो इनको आप अपनी कॉपी पे लिखना है और चेक करवाना है। थैंक यू।